वॉरेन बफेट पूरे विश्व के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। द मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन ऑफ वॉरेन बफेट हैज़ बीन इन अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनीज। और जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो एक ग्रोथ सेक्टर है, ग्रोथ डिवीजन है फॉर द इंटायर इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कैशलेस रिएम्बर्समेंट भी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। इंडिया में पोटेंशियल टू सेल हेल्थ इंश्योरेंस इज फिनोमिनल। एक इतना सिंपल सा रेशो मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आप आसानी से ये सेक्टर को ट्रैक कर सकेंगे कि इनके नतीजे, इनके प्रॉफिट ग्रोथ, इनकी ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छी रहती है। यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर रिटर्न, स्टेडी रिटर्न्स आपको जरूर से मिल सकते हैं। और जो सभी कंपनियां हैं, दे हैव बीन गुड वेल्थ क्रिएटर्स। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Deepan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Deepan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Voice में Dipan Mehta. हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है। और एक और हम आपके साथ वीडियो डिस्कस करने वाले एक और इंडस्ट्री के बारे में जो कि काफ़ी मुश्किल है, इंश्योरेंस सेक्टर। ये जो सेक्टर है हम अब तक इसको अवॉइड कर रहे थे क्योंकि काफ़ी मुश्किल है समझाना और काफ़ी मुश्किल है समझना भी। इसीलिए ये जो सेक्टर है जनरली प्रोफेशनल इन्वेस्ट यानी कि जो फंड मैनेजर्स है, जिनके पास बड़े बड़े एनालिस्ट टीम है, जनरली वही ये सेक्टर को अच्छी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं और फिर निवेश कर सकते हैं। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि हमारे इतने सारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने खास हमारे कमेंट सेक्शन में लिखा है कि प्लीज़ मिस्टर मेहता, दीपन जी, आप प्लीज़ इंश्योरेंस सेक्टर पर एनालिसिस कीजिए, इंश्योरेंस सेक्टर पर सेक्टर का राजा का एक आप प्रेजेंटेशन कीजिए, एक एपिसोड लेके आइए। इसलिए ऑन पॉपुलर डिमांड काफ़ी मेहनत के बाद मैं आपके सामने इंश्योरेंस इंडस्ट्री डिस्कस करने वाला हूँ इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर का राजा पॉडकास्ट। लेकिन ये जो सेक्टर है काफ़ी मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है और अंत में एज यूजुअल वी विल अनाउंस हु इज़ द सेक्टर का राजा और आप ज़रूर से सरप्राइज हो जाएंगे। ये जो हम सेक्टर का राजा जो अनाउंसमेंट है, जो कंपनी हमने चुनी है, दैट इज़ अ परफेक्ट प्ले ऑन द एंटायर इंश्योरेंस सेक्टर। इसलिए अगर आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाना है तो आप केवल ये कंपनी खरीद सकते हैं एंड यू विल हैव अ ग्रेट प्ले ऑन द एंटायर इंश्योरेंस सेक्टर। लेकिन पहला सवाल ये उठता है कि क्या ये इंश्योरेंस सेक्टर इन्वेस्टर्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट है या नहीं। मेरी राय में इंश्योरेंस सेक्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो आप इंश्योरेंस खरीद ही रहे हैं, अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं तो यू आर बाइंग इंश्योरेंस। कई सारे हमारे जो इन्वेस्टर्स है दे आर बाइंग मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको ज़रूर से खरीदना चाहिए। और फिर देन दे आर ऑल्सो बाइंग इंश्योरेंस फॉर लाइफ, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज आप खरीद रहे हैं। और कई सारे जो एंटरप्राइज है, जो स्मॉल स्केल यूनिट्स है, दे आर ऑल्सो बाइंग इंश्योरेंस फ्रॉम फायर एंड प्रोटेक्शन। अगर आपने बैंक की लोन ली है तो ज़रूर से बैंक इंसिस्ट करेगा दैट यू मस्ट गेट अ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर योर फैक्ट्रीज, फॉर योर एस्टैब्लिशमेंट्स, फॉर योर शॉप्स, ताकि अगर लॉस हो जाए देन दैट लॉस इज गेटिंग कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इसीलिए इंश्योरेंस सेक्टर और इंश्योरेंस जो खरीदते हैं, ये जो पूरी एक्टिविटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी है, वो एक ग्रोथ इकोनॉमी है। यहाँ पर 10-12% की एवरेज ग्रोथ रेट हो रही है इन द नॉमिनल टर्म्स। इसकी वजह से इंश्योरेंस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती है फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज। इसलिए मेरे ख्याल से जो इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड है वहाँ पर हम स्टेडी ग्रोथ देख सकते हैं। इसी वजह से अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो और आपको स्टेडी कंपाउंडिंग बिजनेस चाहिए तो ज़रूर से आपको इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ा स्टडी करना चाहिए, अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए, हमारे जैसे पॉडकास्ट सुनने चाहिए एंड देन मे बी यू लुक एट आइडेंटिफाइंग द राइट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द इंश्योरेंस सेक्टर। देखिए, इंश्योरेंस एग्जैक्टली क्या है वो मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बट ऑल आई कैन से इज़ दैट ब्रॉडली ये जो सेक्टर है काफ़ी रेगुलेटेड है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरडा, उसका रेगुलेटर है और उन्होंने कई सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं जिसकी वजह से ये जो इंडस्ट्री है इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो हार्डली देयर हैव बीन एनी सिस्टमिक रिस्क इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनका बहुत ही डिटेल से ऑडिट होता है, क्या पॉलिसीज बेच रहे हैं वो भी इरडा है या अन्य जो रेगुलेटर्स है
वो काफ़ी क्लोज़ तरीके से देखते हैं, अप्रूव करते हैं और कुछ भी अगर अनोमलीज़ है तो इमीडिएटली दे आर ब्रॉट टू द नोटिस। कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी स्टैंडर्डाइज़ हो चुके हैं, यानी कि आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिज़न कर सकते हैं और यही वजह है कि थोड़ी बहुत इनोवेशन की कमी है इस सेक्टर में, जो कि मेरे हिसाब से एक थोड़ा रिस्क फैक्टर है, थोड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन उसके सामने व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग अ नाइस वेल रेगुलेटेड सेक्टर, ताकि इन्वेस्टर की रिस्क प्रोटेक्ट हो जाती है। वी आर गेटिंग अ सेक्टर व्हिच इज़ एब्सोल्युटली अ ग्रेट प्ले ऑन द एंटायर इकोनॉमी आल्सो। अगर इकोनॉमी इम्प्रूव होती है, अगर लोग और गाड़ियाँ खरीदते और घर खरीदते हैं, इफ दे आर सेटिंग अप फैक्ट्रीज़, ऑफिसेज़ या फिर दे फील दैट गोइंग अहेड उनके हेल्थ केयर एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं या फिर उनको लगता है कि दे मस्ट गेट प्रोटेक्शन फॉर देयर लाइफ एज़ वेल, वहाँ पर भी काफ़ी मैच्योरिटी आई है। तो ये जो डिमांड है फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इज़ गोइंग टू कीप ऑन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग मोर और लेस इन लाइन विद द जीडीपी ग्रोथ रेट्स और इवन हायर। और ये जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर इतना आसान नहीं है कि नई कंपनी आके आप सेटअप करो और आप आसानी से आप काम चालू कर सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक द बैंकिंग इंडस्ट्री और द एनबीएफसी इंडस्ट्री कि देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज जो कि लेंडिंग बिजनेस चालू कर सकते हैं। केवल 15-20 इंश्योरेंस कंपनीज ही है इंडिया में जहां पर उनको फोकस करना है और आसानी से लाइसेंस नहीं मिलता है टू स्टार्ट इंश्योरेंस कंपनी। तो ये थोड़ी बहुत कंपेरेटिव एज भी बन जाती है फॉर इंश्योरेंस स्टॉक्स एंड फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। चलिए, जो हमारी कंपनियां हमने चुनी है, जो हमारी जो पूरी लिस्ट है, यूनिवर्स है द लिस्टेड कंपनीज, उस पर हम ध्यान देते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं कि कौन सी टाइप की ये इंश्योरेंस कंपनीज है। फिर हम अलग-अलग जो इंश्योरेंस के सेगमेंट्स हैं, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर थोड़ी और ज्ञान देंगे हम एज़ रिगार्ड्स व्हाट आर द न्यूएंसेस एंड हाउ यू शुड लुक एट वैल्यूइंग द इंडस्ट्री और ये इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ऑफ कोर्स अंत में हम हमारा जो सेक्टर का राजा है, वो हम अनाउंसमेंट करेंगे। इसलिए प्लीज़ ये वीडियो अंत तक देखिए, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ आई एम श्योर आपके मन में विचार आया होगा कि यू शुड बी लुकिंग एट बाइंग इंश्योरेंस कंपनीज, लेकिन इनको समझना, इनको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगले कुछ मिनटों में आपको आसान तरीके से ऐसे कुछ फॉर्मूलाज, ऐसे कुछ थंब रूल्स दूंगा ताकि आप ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री और इंश्योरेंस स्टॉक्स को अच्छी तरीके से थोड़ा समझ सकते हैं और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, जहाँ पर हमने जो इंश्योरेंस कंपनी जो लिस्टेड स्पेस में है, वहाँ पर हमने ये इंश्योरेंस कंपनीज़ को यहाँ पर हमारे लिस्ट में इंक्लूड किया है। तो ब्रॉडली जो है द इंश्योरेंस सेक्टर वी वुड लाइक टू डिवाइड इनटू 3 पर्टिकुलर कैटेगरीज़। पहली कैटेगरी है जनरल इंश्योरेंस, जहाँ पर हमने चुनी है जनरल इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जीईसीआरई, गो डिजिटल जनरल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और न्यू इंडिया एश्योरेंस। तो ये हमारी 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई है। इसमें भी जो जीआईसीआरई है दैट इज़ इनटू री-इंश्योरेंस, तो उनका बिज़नेस मॉडल थोड़ा अलग से है एज़ कंपेयर्ड टू गो डिजिट, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस। फिर हमारी जो 2 लिस्टेड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ है उस पर हम फोकस करेंगे, व्हिच इज़ निवा ब्यूपा हेल्थ जो कि एक नई लिस्टिंग है एंड स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ पर द लेजेंडरी राकेश झुनझुनवाला का बहुत ही बड़ा स्टेक है। देन देयर आर द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, एलआईसी ऑफ इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और एसबीआई लाइफ। तो ये जो कंपनियां हैं उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे और ये जो कंपनियां हैं दे आर बीन लिस्टेड इन द लास्ट फ्यू इयर्स और सो, और मेरे ख्याल से कई पोर्टफोलियोज में इनकी इनकी इन्वेस्टमेंट रह चुकी होगी, तो इस पर भी खास आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और अंत में व्हेन वी आर डिस्कसिंग द इंश्योरेंस सेक्टर, 2 कंपनियां विच आर फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस सर्विसेज, वो भी 2 कंपनियां हमने इंक्लूड की है, विच इज मेडी असिस्ट एंड पीवी फिनटेक। चलिए थोड़ा मैं समझाता हूँ कि ये जो कैटेगरीज है विद इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज एक्चुअली करती क्या है। तो हमारी जो पहली कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी इज द कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग ऑल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी, गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हो तो केवल आप लाइफ इंश्योरेंस कीजिए वही कंपनी में, वहां पर आप जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते हैं।
और अगर आप जनरल इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। इसलिए जो बड़े-बड़े ग्रुप्स हैं, दे आर सेट अप सेपरेट कंपनीज़ फॉर जनरल इंश्योरेंस एंड सेपरेट कंपनीज़ फॉर लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अलग है। जो लाइफ इंश्योरेंस है, दैट इज़ प्रोवाइडिंग अ बिग इंश्योरेंस आउटफ्लो। अगर कोई आपकी अगर लाइफ चली जाती है, तो आपके फैमिली को वो पेमेंट देते हैं, वो इंश्योरेंस क्लेम देते हैं, एंड दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग सेविंग्स प्रोडक्ट। इनके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो जनरली मल्टी ईयर प्रोडक्ट्स रहते हैं। लेकिन जनरल इंश्योरेंस इज़ अ एनुअल फीचर। अगर आपने जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो हर साल आपको उसको रिन्यू करानी पड़ती है। तो ये जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ है, वो एक अलग से कैटेगरी है, उनकी ऑपरेशंस भी अलग है, उनका वैल्यूएशन मॉडल भी अलग है, उनका बिज़नेस मॉडल तो ऑफ कोर्स कंप्लीटली डिफरेंट है। तो अगर आपने नई गाड़ी खरीदी है, तो आपको मोटर इंश्योरेंस खरीदना है, हर साल आपको उसको फिर रिन्यू करना पड़ता है। अगर आपने घर खरीदा है, फ्लैट खरीदा है, और अगर आपको वहाँ पर इंश्योरेंस चाहिए फॉर फायर, फॉर थेफ्ट, फॉर अर्थक्वेक, तो वो भी आपको एनुअल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी पड़ती है, व्हिच यू हैव टू रिन्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया है कि दीज़ इंश्योरेंस कंपनी शुड आल्सो प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस। और फिर जो लास्ट है जनरल इंश्योरेंस में, वो है मेडिकेयर, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस। ऑफ कोर्स देयर आर कंपनीज व्हिच आर फोकस्ड एंड डूइंग ओनली हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन ये जो सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, दे आल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट हेल्थ इंश्योरेंस डिवीजन। और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, वो एक ग्रोथ सेक्टर है, ग्रोथ डिवीजन है फॉर द इंटायर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, क्योंकि धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। आपके हॉस्पिटल के बिल्स अभी लाखों में जा रहे हैं, बहुत ही महँगा पड़ रहा है। इसलिए हर हाउसहोल्ड, एवरी फैमिली, एवरी एम्प्लॉयर इज़ थिंकिंग कि प्लीज़ पहले जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक्सपेंस है कोई भी फैमिली का, दैट इज़ बाइंग मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज़। तो वो तो आपको खरीदनी ही है, ताकि अगर आपको कोई सिकनेस आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, आपको हॉस्पिटलाइज़ेशन हो गया, कोई ऑपरेशन करना पड़ा, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ी, देन यू आर बीइंग रीइम्बर्स्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज़। नहीं तो ये जो हॉस्पिटल के बिल है, दैट कैन ईट इनटू द सेविंग्स ऑफ अ हाउसहोल्ड। इसलिए मेरी राय में, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो प्लीज़ आप ज़रूर से पहला, कल का कल ही आपको ये मेडिकल इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। इट इज़ अ ग्रेट प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी इमरजेंसी एक्सपेंस ऑन द मेडिकल साइड व्हिच मे कम टू यू। तो जैसे मैंने कहा, ये जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ है, दे आर फोकस्ड लार्जली ऑन दीज़ पर्टिकुलर कैटेगरीज़। और उसमें अगर आप देखेंगे, तो हाईएस्ट ग्रोथ मेरे हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस में है। और फिर दूसरा आता है मोटर इंश्योरेंस। क्यों मोटर इंश्योरेंस? आपने देखा है कि जीएसटी के बाद में देयर हैज़ बीन अ ह्यूज सर्ज इन वॉल्यूम। हर एक जो नई गाड़ी बिकती है, वहाँ पर इंश्योरेंस जो एजेंसी है, जो कार डीलर है, वो ये आपको खरीद के देता है। इसलिए वहाँ पर अच्छी डिमांड हम देख रहे हैं। और ये फिर अगर आपने गाड़ी खरीदी है, मोटरसाइकिल खरीदा है, तो आपको हर साल इसको रिन्यू करना है। तो एक स्टेडी कैश फ्लो बन जाता है फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज़। उसके बाद देयर इज़ ऑफ कोर्स द हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपके लिए बात किया। एंड देन देयर इज़ आल्सो मरीन इंश्योरेंस, यानी कि जो शिप्स है, उनकी इंश्योरेंस होती है। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज़ क्रॉप इंश्योरेंस। अगर एग्रीकल्चर फेल हो जाता है, तो वहाँ पर भी इंश्योरेंस मिल सकती है। और कई सारे इनोवेटिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर क्रिकेट मैच हो रही है कोई भी देश में या कोई भी सिटी में, उसका भी इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, ताकि अगर क्रिकेट मैच वॉश आउट हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल कॉम्पेंसेट यू फॉर दैट पर्टिकुलर डैमेज व्हिच हैज़ अकर्ड, क्योंकि आपको टिकट के पैसे वापस देने हैं, आपका जो इवेंट है वो कैंसल हो गया है। इसलिए इवन कॉन्सर्ट्स एंड इवन क्रिकेट मैचेस, स्पोर्टिंग इवेंट्स, यू कैन गेट अ इंश्योरेंस कवर ऑन दैट ऑल्सो। तो ये जो पूरी जनरल इंश्योरेंस सेक्टर है, वहाँ पर काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ है। ये इंडस्ट्री कंपेटिटिव भी है, रेगुलेटेड भी है, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट स्टेडी है। और मेरे ख्याल से इट इज़ लिंक्ड, वेरी क्लोज़ली लिंक्ड टू द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट्स। जी हाँ, कोई भी अगर नया एसेट आप खरीदते हैं, गाड़ी हो या फिर मोटरसाइकिल हो, घर हो, शॉप हो, ऑफ़िस हो, वहाँ पर सभी चीज़ों के लिए इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। और सम वेज़ इट इज़ रेगुलेटरी रिक्वायर्ड ऑल्सो। इसलिए ये जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट्स हमने देखने को मिली है। और ये जो बिज़नेस है, मेरे ख्याल से स्टेडी कैश फ्लो का बिज़नेस है। एक्चुअली पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री स्टेडी कैश फ्लो बिज़नेस। तो यहाँ पर जो है अच्छे-अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। एक ख़ास बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो इंडस्ट्री में, उसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन या एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ख़ास बात है।
वो ये है कि कभी आपने सोचा है कि ये जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ है, आपके प्रीमियम लेके करती क्या है? तो आप जो प्रीमियम भरते हैं, सालों-साल भरते हैं, उसका ये जो इनकम उनके लिए आती है, दैट दे आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, कुड बी डेट मार्केट, कुड बी इक्विटी मार्केट आल्सो एंड अदर डेट प्रोडक्ट्स आल्सो, और जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है, वो भी उनकी इनकम बन जाती है और उनका सबसे बड़ा खर्चा इज़ द क्लेम्स व्हिच दे पे आउट। मॉडल आप समझ गए? काफ़ी सिंपल है। आपने प्रीमियम दिया, ये जो प्रीमियम आता है वो इन्वेस्ट करती है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में, जहाँ पर उसको अच्छी खासी रिटर्न मिल सकती है, एनीवेयर फ्रॉम 6% टू 10-11% ऑल्सो। और जो पैसा है जो हर महीने आता है, हर साल आता है, वो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लेम आ जाती है, देन दे आर पेइंग आउट दैट क्लेम एज़ वेल, और ये जो क्लेम है दैट बिकम्स द बिगेस्ट एक्सपेंस आफ्टर मार्केटिंग फॉर दीज़ इंश्योरेंस कंपनीज़। और ये जो पूरा फ़ॉर्मूला है, उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे व्हेन वी कम टू द वैल्यूएशन सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो। इसलिए थोड़ा आप धीरज रखिए, लेकिन ब्रॉडली इनकम इज़ प्रीमियम रिसीव्ड, investment income, expense is claims, and expense is the marketing cost which goes in selling these insurance policies. तो ये था इन समरी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस मॉडल। हेल्थ इंश्योरेंस भी सेम बिजनेस मॉडल है जनरल इंश्योरेंस। जैसे मैंने कहा कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है, यहाँ पर मैं स्क्रीन पे दिखाया है, दे आर एनीवे इनटू हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनकी सोच विचार ऐसी है कि उनका फोकस टोटली इज ऑन हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि इंडिया में इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो ज़रूर से इम्प्रूव होने वाली है, क्योंकि वी आर अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। यहाँ पर मेडिकल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। देयर आर मेनी लो इनकम, मिड इनकम फैमिलीज़ हू कैनॉट अफोर्ड अ लॉट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। इसीलिए ये जो सेगमेंट है, ये जो कंपनियाँ हैं, उनका पूरा का पूरा फोकस इज़ ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पर काफ़ी इनोवेशन किया है। आप जानते होंगे कैशलेस रिइंबर्समेंट भी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। यानी कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ है, दे हैव टाइड अप विद की हॉस्पिटल चेन्स एंड की हॉस्पिटल्स विदिन योर सिटी आल्सो। इसलिए अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो गया या आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करानी है, तो बिना पैसे दिए आप भर्ती हो सकते हैं। यू कैन बी एडमिटेड, यू कैन टेक आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, और जो भी पैसा है डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी वो हॉस्पिटल को पे कर सकती है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से और इनोवेशन है, और थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो मार्केटिंग है ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, वो भी थोड़ा अलग तरीके से होती है, और वहाँ पर कई सारे स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी होगी, तो दी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी विल इंसिस्ट ऑन डूइंग अ मेडिकल चेकअप ऑल्सो। उसके बाद जो क्लेम्स आते हैं, उनकी प्रोसेसिंग में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और नुआंसेस है, काफ़ी सारी अलग-अलग स्टेप्स है व्हिच आर आल्सो टू बी टेकन, ताकि जो आपने क्लेम सबमिट किया है दैट इज़ जेन्युइन और ज़्यादा पे आउट नहीं जा रहा है आपको। तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट है, देयर आर 2 कंपनीज़ ओवर हियर, निवा बुपा एंड स्टार हेल्थ। इनके भी प्रॉफिट मेरे हिसाब से अच्छे हैं, क्योंकि इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस इज़ हाइली अंडर पेनिट्रेटेड सेगमेंट। जी हाँ, मैं रिपीट करूँगा, इंडिया में पोटेंशियल टू सेल हेल्थ इंश्योरेंस इज़ फिनोमिनल। खाली बात ये है कि फैमिलीज़ को रेजिस्टेंस है। अवेयरनेस धीरे-धीरे जैसे बढ़ेगी, मोर और मोर फैमिलीज़ विल बाय हेल्थ इंश्योरेंस, और जो ना जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है, दे विल लाइक टू इंक्रीज़ देयर क्लेम अमाउंट। कई बार हमने देखा है कि फैमिली की जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 1-2 लाख की है, और जब उनको समझ पड़ता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, दे आर ग्रेजुअली स्केलिंग इट अप टू 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऑल्सो, टॉप अप पॉलिसी भी लेते हैं, ताकि अगर उनकी फैमिली में कोई भी बीमारी आ जाती है, कोई भी सदस्य को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है, देन एट लीस्ट दे डोंट हैव टू डिपेंड टू द सेविंग्स ऑफ द फैमिली। तो ये जो सेगमेंट है, इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। इट इज़ अ नीश सेगमेंट विद इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, और ज़रूर से एज़ अ इन्वेस्टर, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो ज़रूर से आपको इस पर फोकस करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, और जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, उस पर आते हैं, व्हिच इज़ द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़। यहाँ पर हमने देखा है जो हमारी सिलेक्शन है, वो एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मैक्स इंडिया और एसबीआई लाइफ। और जो सभी कंपनियां हैं, दे हैव बीन गुड वेल्थ क्रिएटर्स। तो ऐसा नहीं है कि रिटर्न अच्छे नहीं आए, दे हैव बीन गुड वेल्थ क्रिएटर्स। आईपीओ के बाद उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन सर, लेकिन इन्वेस्टर्स इन कंपनी को एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल है।
Unlike other insurance companies, repeating, unlike other insurance companies which are into healthcare or medical insurance, जहाँ पर हम अभी भी प्राइस अर्निंग मल्टीपल या प्राइस टू बुक बेसिस पे हम वैल्यू कर सकते हैं, वी कैन नॉट यूज द सेम मेथड, हम वो सेम मेथड यूज नहीं कर सकते फॉर वैल्यूएशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। उनके जो नतीजे हैं, उनके जो प्रॉफिट्स है, उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन रहता है और उनकी जो पूरी अकाउंटिंग सिस्टम है वो भी बहुत ही मुश्किल है समझनी। उनके वहाँ पर कई सारे अज़म्पशन्स लेते हैं, वो अज़म्पशन्स के पीछे भी इर्डा यानी कि जो रेगुलेटर है, उनके कुछ नॉर्म्स है और जो उनका जो पूरा बिज़नेस है, दैट इज़ वेरी, वेरी कॉम्प्लेक्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हेन इट कम्स टू द अकाउंटिंग लेवल। वैसे तो बिज़नेस सिंपल है, एंड ऑफ द डे क्या करती है, आपके पास से प्रीमियम लेती है और फिर कुछ सालों के बाद आपको पे आउट दे सकती है या इन बिटवीन अगर आपकी डेथ हो जाती है, देन इट विल गिव दैट लार्ज क्लेम अमाउंट टू योर फैमिली एज़ वेल। जैसे ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स सिंपल, लेकिन कितना प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, कितना आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे आपकी पॉलिसी स्ट्रक्चर होती है, कितना आप मार्केटिंग मार्जिन दे सकते हैं, कितना आपको मिनिमम पे आउट देना है, ये सभी चीज़ों पर काफ़ी रोक से, काफ़ी रेगुलेशंस, रूल्स है। इसकी वजह से ये जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर इनोवेशन कम है क्योंकि गवर्नमेंट का मानना क्या है कि यू आर सेलिंग ट्रस्ट। You are taking money from the public and assuring them that you will compensate them in the event of death. You're assuring them कि 5, 10, 15, 20 साल के बाद आपको स्टडी पे आउट मिलेगा या फिर आपको लंप सम पे आउट मिल सकता है। इसलिए रिटर्न्स क्या मिलनी चाहिए आपको, दैट शुड बी इन लाइन विद लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इन अ इंडस्ट्री। इसी वजह से ये जो सेक्टर है, काफ़ी रेगुलेटेड है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है। लेकिन अंत में एक इतना सिंपल सा रेशियो मैं आपको बताऊँगा जिसकी वजह से आप आसानी से ये सेक्टर को ट्रैक कर सकेंगे, आसानी से ये सेक्टर को वैल्यू कर सकेंगे और सोच समझ के अगर आपको निवेश करना है या आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो कैसे उसको मॉनिटर करना वो भी हम समझाएँगे, इसलिए प्लीज़ अंत तक ये वीडियो देखिए। तो ये थी हमारी चर्चा ऑन दी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़। थोड़ा और बाकी भी है क्योंकि द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कमिंग इन द वैल्यूएशन पार्ट ऑफ दिस थिंग। लेकिन फिर भी ये जो बिज़नेस है बहुत ही बढ़िया कंपाउंडिंग बिज़नेस है क्योंकि एक बार आपने पॉलिसी खरीद दी है तो आपकी कमिटमेंट हो जाती है फॉर पेइंग द प्रीमियम फॉर समटाइम्स 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स आल्सो। यानी कि आपको हर साल प्रीमियम भरना ही है तो वो इनकम हो जाती है इन कंपनियों की। तो जैसे मैंने समझाया था लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की इनकम क्या है, प्रीमियम इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, उनका पे आउट ये क्लेम्स है। सिमिलरली फॉर दी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो जो प्रीमियम आती है वो उनकी इनकम बन जाती है, लेकिन ये जो प्रीमियम आती है दे आर इन्वेस्टिंग इन इट। पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट गेन्स आर शेयर्ड विद द पॉलिसी होल्डर्स एज वेल। यस, ये जनरल इंश्योरेंस में नहीं होता है कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम आती है दैट इज नॉट शेयर्ड विद द पॉलिसी होल्डर्स, बट देयर आर सम प्रोडक्ट्स इन द लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट जहां पर अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपके पास से पैसे लिए हैं ऑन प्रीमियम, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म प्रीमियम पॉलिसीज रहती है, जो लॉन्ग टर्म लाइफ पॉलिसीज रहती है, वहां पर कुछ कुछ पैसा जो है वो इन्वेस्ट करती है और उस इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट भी आपको पास ऑन हो जाती है। दीज पॉलिसीज आर नोन एज पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज और काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर केवल आपको प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि आपने प्रीमियम भरा, एंड ऑफ द टर्म यू विल गेट अ फिक्स्ड बुलेट पे आउट या फिर आपको पेंशन मिलेगी और इन बिटवीन अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को क्लेम मिल सकता है। लेकिन ये जो प्रीमियम इनकम आती है, जो निवेश करती है इंश्योरेंस कंपनी, उस पर आपका कोई हक नहीं है। तो 2-3 टाइप की ब्रॉड पॉलिसीज़ है, बट एंड ऑफ द डे बिज़नेस मॉडल appears to be simple, accounting and valuation is very complex। आगे चलते हैं और 2 इंश्योरेंस सर्विसेज कंपनीज भी हमने इस लिस्ट में इंक्लूड की है। उसकी वजह ये है कि इनका बिजनेस मॉडल हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। दे आर गॉट गुड पोटेंशियल क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में पॉजिटिव हो देन दीज कंपनीज के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे ही रहने चाहिए। तो पहली जो कंपनी ने सिलेक्ट की है वो मेडी असिस्ट सर्विसेज है। ये जो कंपनी है इट इज़ प्रोसेसिंग दी मेडिकल क्लेम्स, यानी कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लिया, आपने मेडिक्लेम खरीद लिया है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, आपने जब बिल सबमिट किया है, तो द इंश्योरेंस कंपनी इज सेंडिंग दैट पर्टिकुलर क्लेम और दैट मेडिकल बिल टू मेडी असिस्ट एंड मेडी असिस्ट इज देन अंडरस्टैंडिंग इट, एनालाइजिंग इट, मेकिंग श्योर कि डॉक्यूमेंटेशन बराबर है, कि जो खर्चा हुआ है वो जेन्युइन है ना,
वो सब चेकिंग करके फिर वो इंश्योरेंस कंपनी को नोटिफिकेशन भेजती है कि ठीक है, इतना आपको पैसा भरना है, इतना जायज़ नहीं है, इतना अलाउड नहीं है, इतना आप डिडक्ट कर सकते हो। अगर आपने कभी क्लेम प्रोसेसिंग के लिए डाला होगा, तो ज़रूर से आपने मेडी असिस्ट या और कोई अन्य टीपीए थर्ड पार्टी एसोसिएट थर्ड पार्टी जो कंपनी है, उसके साथ में आपकी इंटरैक्शन हुई होगी इन टर्म्स ऑफ पासिंग योर मेडिक्लेम। ये जो कंपनी है, इट इंटरैक्ट्स डायरेक्टली विद द पॉलिसी होल्डर्स टू अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली उनका क्लेम है, क्यों उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, कितना खर्चा किया, वो सही था या नहीं, और फिर दे आर पासिंग द क्लेम एंड पासिंग इट ऑन टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल है। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस पर व्यू पॉजिटिव है, देन ऑफ कोर्स दिस मेडी असिस्ट विल शुड डू रीजनेबली वेल। कई सारे एक्विजिशंस किए हैं इस कंपनी ने, और मेरे ख्याल से आगे चलते इस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे रहने चाहिए। एंड देन देयर इज पीबी फिनटेक, which is the owner and operator of a very very popular portal called पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार तो आपने सुना होगा, लेकिन पीवी फिनटेक जो है, दैट इज द होल्डिंग कंपनी फॉर पॉलिसी बाजार। और पॉलिसी बाजार पर क्या होता है, दे आर सेलिंग ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड ऑल्सो दे आर सेलिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ लोन प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो उनका मेन काम है सेलिंग, बेचना है। दे आर नॉट अ इंश्योरेंस कंपनी, पर यहाँ पर आप जाके सभी इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है आप कंपेयर कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई, इनके जो एजेंट्स है, इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द करेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर यू, एंड इट विल एनेबल यू टू मेक अ पेमेंट फॉर दैट इंश्योरेंस पॉलिसी एज वेल। ये एक्चुअली दे डू द वर्क ऑफ अ इंश्योरेंस एजेंट। पॉलिसी जितनी बिकती है ऑन पॉलिसी बाजार, द इंश्योरेंस कंपनीज आर गिविंग कमीशन और दे आर गिविंग मार्केटिंग इनकम टू पॉलिसी बाजार, एंड पॉलिसी बाजार इज यूजिंग दैट इनकम टू सेल मोर एंड मोर पॉलिसीज। इसीलिए इसका भी बिजनेस मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इट इज़ अ नाइस प्लेटफॉर्म कंपनी, एंड आई थिंक के आपको ज़रूर से इस कंपनी को ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि ऑन द होल इंश्योरेंस बेचना है, तो फिर ये जो एकमात्र कंपनी है इज इंडियाज लार्जेस्ट इंश्योरेंस सेलिंग पॉट। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन ऑल दी वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, और बहुत ही सिंपल वे में मैंने इन कंपनियों की बिजनेस मॉडल आपको समझाने की कोशिश की है। उनकी इनकम क्या है, उनकी एक्सपेंसेस क्या है, वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो आई होप यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल नाउ, क्योंकि आसानी से फिर आप समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का एग्जैक्ट काम क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनका एक्सपेंस क्या है। चलिए आगे चलते हैं और इस कंपनियों की जो है ग्रोथ रेट्स, हम उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज ग्रोथ रेट्स। वहाँ पर जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 3 साल का, वो उस बेसिस पे हमने इन कंपनियों को सॉर्ट किया है। एंड द हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ हैज़ कम थ्रू एलआईसी, उसके बाद न्यू इंडिया एश्योरेंस है, गो डिजिट है, नीवा बूपा है, जीआईसी है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट है फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज पर से। Average growth rate has been about 38% or so. Even if you take out LIC and New India and the bottom two, फिर भी average growth rates have been around 30% in the profits of the companies. यानी कि ये एक हिसाब से थोड़ी बहुत ग्रोथ इंडस्ट्री ज़रूर से है, क्योंकि अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ आती है यहाँ पर। लेकिन आपको समझना है कि अगर आप निवेशक हो, तो यहाँ पर काफ़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है अर्निंग्स में। दिस इज़ नॉट अ स्टेबल बिजनेस। बैंक्स है, सीमेंट है, या फिर अन्य फार्मा कंपनीज है, स्टेडी 15% 10% ग्रोथ आती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। कभी कभी लॉस भी आ जाता है, कभी प्रॉफिट 2-3 टाइम बढ़ जाता है, कभी 70-80% घट भी जाता है। उसकी वजह हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे, ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस, ऑन अ ट्रेलिंग 12 बेसिस, नतीजे अच्छे आते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी आती है। चलिए समझते हैं कि इतनी सारी वॉलेटिलिटी क्यों आती है अर्निंग्स में। उसकी वजह ये है कि अगर आप जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो, तो ये जो क्लेम्स का जो पे आउट है, दैट इज़ वेरी वेरी अनसर्टन। अगर अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, या फिर रेन्स इतने इतने स्टॉर्म्स आ गए, और कुछ ऐसा हो गया कि आपकी सिटी में कई सारी गाड़ियाँ डिस्ट्रॉय हो गई, या फिर कुछ ऐसा हो गया, ऐसी घटना हो गई, नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, तो सडनली क्लेम्स बढ़ जाते हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए, जिसकी वजह से द लॉसेस इंक्रीज़, एंड देयरफॉर यू आर सीइंग अ ड्रॉप इन द प्रॉफिटेबिलिटी। व्हेन इट कम्स टू दी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, इतने सारे अजम्पशंस है कि कितना आप एलोकेट कर सकते हो फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इनकम टू द पॉलिसी होल्डर, और कितने जो पॉलिसी होल्डर्स है वहाँ पर कितनी डेथ हुई है, वो कितने सारे रिन्यू करते हैं,
काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसी वजह से वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन द अर्निंग्स ऑफ इवन द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़। लेकिन जो हमारी 2 मेडिकल सर्विसेज़ कंपनीज़ थी, मेडी असिस्ट और पीबी फिनटेक, वहाँ पर हमने देखा है कि रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट्स आर जनरली क्वाइट स्टेडी। लेकिन इट इज़ नॉट दैट इट इज़ नॉट अ हाई ग्रोथ सेक्टर, इट इज़ नॉट अ स्लो मूविंग सेक्टर। क्योंकि ऑन अ पॉइंट टू पॉइंट बेसिस ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, लंबे समय में हमने देखा है कि इनके नतीजे, इनके प्रॉफिट ग्रोथ, इनकी ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छी रहती है। चलिए डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स क्या आए हैं इस इंडस्ट्री में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा था कि जो पीबी फिनटेक है, जो कि इंश्योरेंस सर्विसेज में है, द रिटर्न्स ओवर 3 इयर्स हैव बीन द बेस्ट एट 64%, फॉलोड बाय जनरल इंश्योरेंस आरई व्हिच इज 46%। और जो हमारे हिसाब से सबसे बढ़िया इंश्योरेंस कंपनी है मैक्स फाइनेंशियल, इसकी ग्रोथ रेट अबाउट 30% थी। एंड अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक रिटर्न्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट कंपाउंड रिटर्न्स ओवर द 3 years are pretty decent for the insurance companies, generally in line with the returns given in the market by Sensex and Nifty। यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर रिटर्न, स्टेडी रिटर्न्स आपको जरूर से मिल सकते हैं। अगर आप 3 4 5 साल तक निवेश करते हैं तो अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो ये जो हमने स्लाइड है इसीलिए खास बनाई है आपको कि आप इस सेक्टर को इग्नोर मत कीजिए। आप इस सेक्टर को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर भी अच्छे विनर्स आ सकते हैं, स्टेडी विनर्स आ सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, ये एक डिफेंसिव इंडस्ट्री है। क्यों डिफेंसिव है? क्योंकि इकोनॉमी इंप्रूव होती है, घटती है, आपके इनकम बढ़ते हैं, घटते हैं, लेकिन जो बेसिक इंश्योरेंस आपको खरीदना है, जो आपने कमिटमेंट किया है, वो तो आपको भरना ही है, आपको देना ही है। इसलिए देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ स्टेडीनेस इन द कैश फ्लोज ऑफ दिस कंपनीज। तो इन अ वे ये एक डिफेंसिव सेक्टर बन जाता है। और अगर पूरी मार्केट में हमने देखा है कि द होल मार्केट इज करेक्टिंग बिग टाइम, दिस इंश्योरेंस कंपनीज जनरली उनकी करेक्शन कम रहती है, मगर दे आर लो बीटा स्टॉक्स। और एक और सीक्रेट आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा जो कि वेरी डियर टू मी। तो आपने सुना होगा कि वॉरेन बफेट, जो कि पूरे विश्व के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, उन्होंने अपना सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा रिटर्न, द मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन ऑफ वॉरेन बफेट हैज़ बीन इन अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनीज। इसलिए प्लीज़ आप ये इंश्योरेंस कंपनीज को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए इन टर्म्स ऑफ their कैपेबिलिटी टू डिलीवर रिटर्न्स। दिस हैव बीन प्रूव्ड by Warren Buffett himself, who has generated phenomenal returns over the past 40-50 years or so। तो ये थी हमारी चर्चा ऑन द रिटर्न्स। चलिए आगे चलते हैं और वैल्यूएशंस पर डिस्कशन करते हैं। इस पर आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस कंपनीज, इनका जो वैल्यूएशन है थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो जनरली जो है, जनरल इंश्योरेंस है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, उनकी वैल्यूएशंस पी मल्टीपल की बेसिस पे होती है। और यहाँ पर हमने हाईलाइट किया है कि ये जो है, इन जो कंपनियों की पी मल्टीपल्स यहाँ पर है, और आपको उस पर आप एज अ नॉर्मल एनी अदर बिजनेस आप इसको वैल्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे सस्ती कंपनी है जनरल इंश्योरेंस आरई। उसके बाद वी आर सीइंग न्यू इंडिया एश्योरेंस ऑल्सो, यानी कि जो पीएसयू कंपनीज है, दे आर वैल्यूड मोर अट्रैक्टिवली चीपर द प्राइवेट कंपनीज। And of course, the most expensive are the two healthcare companies, which is नीवा बूपा एंड स्टार इंश्योरेंस। क्योंकि इन्वेस्टर समझते हैं कि इसका पोटेंशियल बहुत ही बढ़िया है। और एक न्यू जनरेशन इंश्योरेंस कंपनी है गो डिजिट, उसकी भी वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि इसका ग्रोथ रेट बहुत ही बढ़िया है एंड दे आर स्टेडली इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। फिर भी आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड है, उसकी भी वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल है। एंड ऑफ कोर्स देयर इज द न्यू इंडिया एश्योरेंस। दीज आर द वैल्यूएशन रेशियोज फॉर दीज कंपनीज। अगर आगे चलते हैं और जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना, उसके तो जो पी मल्टीपल है ना, जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करूंगा इन एब्सोल्यूट ऑरेंज, इसको तो आपको पूरा इग्नोर करना है मेरे हिसाब से। क्योंकि वी कैन नॉट वैल्यू दिस इंश्योरेंस कंपनीज बेस्ड ऑन देयर प्राइस अर्निंग मल्टीपल। ये जो कंपनियां है ग्लोबली दे आर वैल्यूड ऑन देयर एम्बेडेड वैल्यू। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, एम्बेडेड वैल्यू। डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बट ये बुक वैल्यू टाइप का है। यानी कि जितनी भी पॉलिसीज बेची है, व्हेन दे एक्चुअली दे आर टर्मिनेटेड एंड द पे आउट्स आर मेड, तो जो उसकी रेसिडुअल वैल्यू है, उसका कुछ अजम्पशन लेने के बाद कैलकुलेशन होता है। और ये जो कैलकुलेशन है, दैट इज द एम्बेडेड वैल्यू। भगवान की मेहरबानी है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है, दे आर अनाउंसिंग देयर एम्बेडेड वैल्यू एवरी क्वार्टर, और हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए जब आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर ट्रैक करते हैं, उनको समझते हैं,
तो फर्स्ट थिंग आई लुक फॉर इन द इन्वेस्टर रिलीज इज द एम्बेडेड वैल्यू, और एम्बेडेड वैल्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये जो रेशियो है इन दोनों के बीच में, विच इज बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय एम्बेडेड वैल्यू, ये रेशियो कोई हम पर हमको खास नजर रखनी है उसके ऊपर, एंड दैट इज हाउ वी कंपेयर दीज कंपनीज, एंड दैट इज हाउ वी कैन फिगर आउट वेदर द एम्बेडेड वैल्यू, वेदर द वैल्यूएशन इज चीप और एक्सपेंसिव। ये जो एम्बेडेड वैल्यू है ना, ये धीरे धीरे बढ़ती ही है। हमने देखा है कि जो जब ग्रोथ होती है इन इंश्योरेंस कंपनीज में, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, इनकी एम्बेडेड वैल्यू कीप्स गोइंग अप बाय 15%, 20%, 30% लाइक दैट। यानी कि एम्बेडेड वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, ऑटोमेटिकली अगर ये जो मार्केट कैप टू ईवी एम्बेडेड वैल्यू की जो रेशियो है उसको स्टडी रखते हैं, तो जैसे जैसे एम्बेडेड वैल्यू बढ़ती है आपको रिटर्न्स आते हैं इन द स्टॉक प्राइस। उदाहरण के तौर पर, अगर कंपनी की एम्बेडेड वैल्यू 100 है और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 है, तो मार्केट कैप टू ईवी इज 2। अगर 3 साल में ये जो एम्बेडेड वैल्यू है गोज फ्रॉम 200 टू 300, और ये जो रेशियो है मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू रिमेन्स एट 2, देन ऑटोमेटिकली आपका जो वैल्यू है बिकम्स 600 रुपीज। तो ये था मोटा मोटा कैलकुलेशन वाई यू शुड लुक एट द एम्बेडेड वैल्यू। मैं फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप समझिए कि कंपनी की जो एम्बेडेड वैल्यू है वो 100 है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 है, आपने निवेश किया तभी उसका एम्बेडेड वैल्यू 2 का था। 3 साल बाद क्या होता है, 3 साल बाद अगर ये जो एम्बेडेड वैल्यू जो 100 की है वो समझो 150 हो जाती है, लेकिन ये जो मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू है दैट रिमेन्स कांस्टेंट एट 2, देन डेफिनेटली द मार्केट कैप ऑफ दिस कंपनी विल बी 300, यानी कि आपको 50% फ्रॉम 200 टू 300 आपको 50% अप्रिसिएशन मिला है इन योर स्टॉक प्राइस। तो जो एम्बेडेड वैल्यू है इट इज लाइक द बुक वैल्यू, इट इज कुड बी लुक्ड एट लाइक अ स्टेडी कांस्टेंट रेशियो व्हिच कीप्स ऑन गोइंग अप। तो इसीलिए ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है उसके जो एम्बेडेड वैल्यूज है उस पर आप खास नजर रखिए। और ये मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, एचडीएफसी की जो एम्बेडेड वैल्यू है वो 2.66 है, आईसीआईसीआई प्रू इज 1.72 टाइम्स, एलआईसी इज गोइंग एट अ डिस्काउंट टू इट्स एम्बेडेड वैल्यू एट 0.72, मैक्स फाइनेंशियल 1.98 एंड एसबीआई लाइफ एट 2.43 टाइम्स। तो जैसे कि आप देखेंगे कि जो एम्बेडेड वैल्यूज ऑफ द प्राइवेट कंपनीज है दे आर मोर लेस इन दैट रेंज ऑफ अबाउट 2.2 टाइम्स ऑल्सो। इसी वजह से आपको जैसे भी कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एनालिसिस करना है तो तुरंत आप मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू पे चले जाइए। अगर 2 के आसपास है, 2 से कम है, तो आई थिंक इट इज रीजनेबली वैल्यूड। और जहां पर आप देखेंगे तो मैक्स लाइफ की जो एम्बेडेड वैल्यू है विच इज अट्रैक्टिव एट 1.98 टाइम्स। आप पूछेंगे कि एलआईसी की एम्बेडेड वैल्यू व्हाई इज इट ओनली 0.72, उसकी कई वजह है which we not did not go into at this point of time, लेकिन there is certainly a scope for this ratio to increase for LIC। इसीलिए ये एक इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है। अगर LIC की ये जो रेशियो है मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू, अगर ये बढ़ जाती है तो डेफिनेटली इसकी स्टॉक प्राइस आउटफॉर्म कर सकती है। अंत में लेट्स लुक एट द वैल्यूएशन ऑफ मेडी असिस्ट एंड पीबी फिनटेक। यहाँ पर आप देखेंगे मेडी असिस्ट गोइंग एट 40 टाइम्स एंड पीबी फिनटेक इज गोइंग एट 206 टाइम्स, क्योंकि बेसिकली इट्स अ प्लेटफॉर्म कंपनी, इट इज लाइक अ फिनटेक कंपनी, इसीलिए यहाँ पर उसकी वैल्यूएशन, उसकी फैंसी हमेशा थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन ऑन इंश्योरेंस कंपनीज। इतने छोटे से समय में मैंने कई सारे नुआंसेस, कई सारे नुक्से आपको समझाए ऑन द इंश्योरेंस कंपनीज, एंड आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक यू इंटरेस्टेड इन द इंश्योरेंस कंपनीज। और अगर आपको और समझना है तो प्लीज़ आप एक एक कंपनी में डीप जा सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी है इन कंपनियों का। और अगर आपको कोई टर्मिनोलॉजी समझ नहीं पड़ती है, देयर इज ऑफ कोर्स द इंटरनेट एंड चैट जीपीटी टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी टू यू। जाने से पहले मैं जो ये कंपनी है, ये जो एक खास स्लाइड है एलआईसी में जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, तो इस पर थोड़ा आप नज़र रख दीजिए। आई एम कमिंग टू एन एंड, थोड़ा और टाइम दे दीजिए मेरे को। तो ये जो ऑरेंज में जो फिगर है यहाँ पर आप देखते हैं ना, दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सेविंग्स इन लाइफ इंश्योरेंस। इतना इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड में इतना निवेश हो गया, फिर भी द हाउस होल्ड जो एवरेज फैमिली है उनका एवरेज 18% के आसपास इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में रहता ही है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है फॉर दी ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनीज। तो इस पर भी आपको खास ध्यान रखना है। और जब आप इंश्योरेंस कंपनीज को एनालिसिस करेंगे तो कई सारे अब्रीविएशंस है जो मैंने यहाँ पर पेश किए है, इनको समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे मैंने कहा
market cap to embedded value for an insurance company is the most important thing. Or sorry, I forgot one more thing. The real ratio for general insurance company, sorry, हमको वापस जाना पड़ेगा हमारे वैल्यूएशन पे, सॉरी व्यूअर्स। तो यहाँ पर हमने ये जो कंबाइंड रेशियो है वो तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, तो उस पर हम थोड़ी चर्चा कर देते हैं। तो जो कंबाइंड रेशियो है दैट इज द टोटल क्लेम्स पेड डिवाइड बाय द इनकम। जो कंबाइंड रेशियो है इट एक्सक्लूड्स द इन्वेस्टमेंट गेन्स मेड बाय द जनरल इंश्योरेंस कंपनी। और अगर ये कंबाइंड रेशियो जितना कम है उतनी सक्सेसफुल कंपनी हो जाती है द इंश्योरेंस कंपनी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जीआईसी का कंबाइंड रेशियो 107 है, गो डिजिट का 108 है, न्यू आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 103 है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस 116, नीवा ब्यूपा 103 और स्टार हेल्थ 99 है। तो जितना कंबाइंड रेशियो कम रहता है दैट शोज हाउ प्रॉफिटेबल द इंश्योरेंस बिजनेस इज, एंड जितना कंबाइंड रेशियो ज़्यादा रहता है दैट शोज हाउ मच डिपेंडेंसी इज देयर ऑन द इन्वेस्टमेंट गेन्स। तो अगर कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी अच्छी तरीके से अच्छा रिस्क मैनेज करके अच्छा असेसमेंट करके पॉलिसीज बेचती है देन डेफिनेटली उसका जो कंबाइंड रेशियो है वो कम रहेगा। और कंबाइंड रेशियो कम रहता है तो बेसिक कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल देन इट्स पीयर ग्रुप। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एंड आई होप यू कैन गो डीपर इनटू इट बाय स्टडिंग द कंबाइंड रेशियो। लेकिन ये एक वैल्यूएशन रेशियो नहीं है, केवल एक एफिशिएंसी रेशियो है जो आपको ज़रूर से ध्यान में रखना चाहिए। जैसे भी लुक एट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये कंबाइंड रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फ्लक्चुएट होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द क्लेम विच दे पे आउट, बट एंड ऑफ द डे अगर ट्रेंड डाउन है अगर स्टेडी है दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर दीज कंपनीज। चलिए अब समय आ गया है टू अनाउंस अवर सेक्टर का राजा। और थोड़ा हम इसमें थोड़ी हम थोड़ा अलग तरीके से सेक्टर का राजा की घोषणा करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि देयर आर द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, देयर आर द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड देयर आर द इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडर्स। तो इनमें जो सेक्टर के राजा है वो भी आपके साथ में डिस्कस करना जरूरी है। तो हमारे हिसाब से जो जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट है वहां पर सेक्टर का राजा इज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जिसकी वैल्यूएशन जैसे आप देख सकते हैं अराउंड 35 टाइम्स है। डिसेंट परफॉर्मर है। खास बात इस कंपनी की ये है कि दे आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, दे आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन सेलिंग द राइट इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड मेकिंग श्योर कि उनकी जो क्लेम्स की जो लॉसेस है वो हमेशा कम रहती है। हमने देखा है कि कई सारे टाइम में उन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस को अवॉइड किया है बिकॉज इट इज नॉट प्रॉफिटेबल। तो आई वुड से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इज अ ग्रेट स्टॉक इन द जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट। लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप देखेंगे तो हमारा टॉप पिक रहेगा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस विच इज ट्रेडिंग एट 1.98 टाइम्स मार्केट कैप टू ईवी। और ये जो कंपनी है काफ़ी एग्रेसिव कंपनी है, इट इज़ पार्ट ऑफ द एसबीआई ग्रुप और उसकी वजह से उनको काफ़ी अच्छी इंक्वायरीज मिलती है, आसानी से वो बेच सकते हैं और देयर पॉलिसीज टू एसबीआई कस्टमर्स एज वेल। तो ये हमारा हो गया सेक्टर का या सब सेक्टर का राजा। लेकिन फॉर द एंटायर इंश्योरेंस इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू अस द सेक्टर का राजा हैज़ टू बी पीबी फिनटेक। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर आपको मात्र एक ही शेयर खरीदना है, एक ही शेयर को ट्रैक करना है, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, ये खाली आपको एडवाइस है ऑन स्ट्रैटेजी। केवल आपको एक ही कंपनी को ट्रैक करनी है विच इज़ अ प्ले ऑन द एंटायर इंश्योरेंस सेक्टर, दैट कंपनी इज पीबी फिनटेक। क्योंकि इंश्योरेंस बेचनी पड़ती है, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज बिकती है इस कंपनी को कमीशन इनकम आता है और वो कमीशन इनकम के बेसिस पे इनका धंधा चलता है, दे एबल टू पे फॉर द एक्सपेंसेस और दे आर द वंस हु आर एक्चुअली ओनिंग द कस्टमर्स। जो प्लेटफॉर्म कंपनी उसकी खास बात यह है कि दे ओन द कस्टमर, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, इसीलिए उनका जो वैल्यू एडिशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो वन सिंगल कंपनी इन सेक्टर का राजा इज पीबी फिनटेक। लेकिन इन जनरल इंश्योरेंस वी वुड गो विद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इन लाइफ इंश्योरेंस वी वुड रेट एसबीआई लाइफ एज द सब सेक्टर का राजा एंड देन ऑफ कोर्स पीबी फिनटेक इज द ओवरऑल सेक्टर का राजा। लेकिन एक जो छोटी सी कंपनी है हमारी मेडी एसेस सर्विसेज, उस पर ज़रूर से आपको नज़र रखनी चाहिए। ये भी एक स्टडी परफॉर्म बन सकता है एंड इट इज़ अ ग्रेट प्ले ऑन मेडिकल इंश्योरेंस। कई सारे आइडियाज़ दिए आपको क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पर काफ़ी वाइब्रेंसी है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, इसलिए 3-4 कंपनी आपके सामने हमने पेश किए। ये रिकमेंडेशंस नहीं है, आपको और डीप में जाना है इसके अंदर, अगर आपको खरीदना है, आपको और उनका बिज़नेस मॉडल थोड़ा ठीक तरीके से समझना है,
ऐसा ही मत ले लीजिए आप। चलिए लास्ट में हम रिस्क फैक्टर्स पे आते हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में यही है गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन इज देयर टू प्रोटेक्ट द पॉलिसी होल्डर्स। इल्डा जो है उनका सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पॉलिसी होल्डर्स है उनकी जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना है। इसलिए कई सारे ऐसे रूल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। तो मेरे हिसाब से रेगुलेशन इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर द इंश्योरेंस कंपनी एट अ ब्रॉडर बेसिस। इंडिविजुअली या सब सेक्टर वाइज हम देखेंगे तो अगर क्लेम्स बढ़ जाती है दैट डेफिनेटली बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम एंड रिस्क फैक्टर फॉर इंश्योरेंस कंपनी। जैसे कि कोविड में हुआ था। कोविड में कई सारे लोगों की जान चली गई। दे वर ऑल्सो पॉलिसी होल्डर्स ऑफ ऑल दीज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो डेथ्स हुई उसकी वजह से दे टू मेक ह्यूज पे आउट्स। तो ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है फॉर दी इंश्योरेंस कंपनीज। हमने देखा है कि जब भी कोई ऐसी घटना हो जाती है, कोई कैटास्ट्रोफी हो जाती है, फ्लड हो जाता है या फिर अर्थक्वेक हो जाता है या फिर ऐसी कोई बात हो जाती है जिसकी वजह से देयर इज अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो उस समय ये जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है इनके प्रीमियम, इनके जो पे आउट्स है, उनके जो क्लेम्स है वो बढ़ जाते हैं। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। तो सर्ज इन क्लेम्स, sharp increase in claims for any external event is a big risk factor for the insurance industry। लेकिन अगर आप 5, 10, 15, 20 साल के अगर आप ट्रेंड्स देखेंगे तो जनरली इट गेट्स नॉर्मलाइज्ड। तो ये जो दो बड़े रिस्क फैक्टर्स है उस पर आपको खास नजर रखनी है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आई थिंक दिस सेक्टर ऑफर्स गुड पोटेंशियल फॉर गिविंग डिसेंट रिटर्न्स। अंत में हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था जो मैंने आसानी से इन सिंपलिस्टिक वे आई बीन एबल टू एक्सप्लेन टू यू। एंड यही हमारी ऑब्जेक्टिव है, यही हमारी कोशिश है कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज है स्टॉक मार्केट में वो आसानी से आपके सामने पेश करे, आपको समझाए, ताकि यू कैन बी अ मोर नॉलेजेबल इन्वेस्टर। थैंक यू। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, SABI registered user channel. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.